बाबर अशरफ साहब, लोग इंतजार कर रहे थे कि जब जीत कर वजीर आजम आए थे, जब ये कंफर्म हो गया कि बीजेपी को 303 सीटें मिली हैं, उसके बाद शायद सबसे ज्यादा मुसलमान टकटकी लगाए ये बैठे थे कि जब वो पहली बार नेशन को खिताब करेंगे तो आखिर क्या उसमें उनका जिक्र होगा या फिर नहीं। ये बहुत ज्यादा उम्मीद से या नाउम्मीदी से, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि वो देखा जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने बात की अक़लियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तो उन्होंने ऐसी बात की जिससे एक तरह से उन्होंने दिल जीता है लोगों का, और ये कहा कि कहीं ना कहीं से डर की सियासत की गई है उनको लेकर, और अब हम ये काम करेंगे कि जो हमसे दूर रहे उनको भी अब हम अपने साथ लेकर चलेंगे। तो जो एक यकीन के साथ उन्होंने कहा है, क्या आपको लगता है कि अब मुसलमानों को भी उसी तरह से यकीन करके उनकी हर चीजों को अब देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अब वो बीजेपी या फिर किस पार्टी से जुड़े नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं और उसमें मुसलमान भी आते हैं? नहीं, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि जो स्पीच उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से 303 सीटें जीतने के बाद जिस तरीके से उसको एड्रेस किया है जी। वो आप कह सकते हैं कि इसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में एक जगह बनाई है। अब सवाल ये है डिलीवरी का। एक ये हुआ कि हमने हमारी कथनी क्या है, एक ये है कि हम करेंगे क्या, और ग्राउंड पे किस तरीके से मुसलमानों का दिल जीतेंगे। मुसलमानों पे अभी किसी स्कीम्स को और किसी पॉलिसी को और किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो है उनके दिलों से खौफ को निकालना। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरीके से एक रेगुलर इंटरवल्स में एक तो जो उनकी आस्था पे हमले होते हैं, ये एक बड़ा विषय है जिसको एड्रेस किया जाना है। और ज़िम्मेदारी के साथ, जैसे कि हमारे यहाँ एक कोट करते हैं हम, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि हम अपने मज़हब पे चलते हैं और हमें गवर्नमेंट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी की है कि हम अपनी आस्था के मुताबिक अपने जीवन को गुजार सकें, और यही राइट्स दूसरे के बाद में। और इसके साथ हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम दूसरे के धर्म का, दूसरे के धर्म गुरु के, दूसरे के धार्मिक स्थलों का भी जो है वो हम एहतराम और इज्जत करें। ये हमारे धार्मिक पाठ का एक बड़ा हिस्सा है। हमारी जो अब मुस्तकबिल के अंदर जो एक, यानी कि जाहिर सी बात है 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो अब उनके सामने एक बड़ा सवाल ये है कि हमारे धार्मिक स्थल का, हमारी धार्मिक आस्थाओं का और जो हमारी चीज़ें हैं उनका भी जो है वो, यानी कि जिसे कहते हैं कि उस पर किसी किस्म का आहत ना हो और हमारा ख्याल रखा जाए। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता यह है कि जिस टारगेट को ये पार्टी नहीं अचीव कर सकी, और ये भेदने में तैयार हो कि इस वक्त मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि गुज़िश्ता 67 सालों में उसके साथ जो है वो उसको छला गया है, उसके राइट्स को नहीं दिया गया, और वो कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों का शिकार हुआ है। तो ज़रूरत यह है कि उसका सिर्फ हाथ ही ना पकड़ा जाए, और उसके यकीन की बहाली के लिए ज़मीन के ऊपर कुछ काम किए जाएं, और उसके दिलों को मुझे लगता है कि जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। निखत, फिर सहाय साहब। बुशरा जी, वही हुआ है कि विपक्षियों ने डर, भ्रम और नफरत की राजनीति की बैसाखियों पर अपनी राजनीति को टिका रखा था, और यही वजह है कि आज भी कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे। कल तो कल आएगा, अभी तक जो इन 5 सालों में उपलब्धियां हुई हैं माइनॉरिटी के लिए, क्या हुआ है वो शायद कुछ लोगों को नहीं पता। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि 62% बजट बढ़ाया गया है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, उसमें मुसलमान भी आते हैं। उसके बाद 2500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ ऐसी योजनाओं में लगाया गया है जो शिक्षा को महत्वपूर्णता देता है, शिक्षा को अपलिफ्ट करता है। ट्रिपल तलाक बहुत बड़ी पीड़ा हुआ करती थी, मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार वो लोकसभा में बिल पास हुआ है। उसके अलावा 11th और 12th क्लासेस को स्कॉलरशिप दी जाती थी, पहली बार 9th और 10th क्लासेस को भी दी जा रही हैं। शादी शगुन एक बहुत बड़ी योजना और बहुत ही सफल योजना है, जिसमें 51,000 रुपए का हर ग्रेजुएट महिला माइनॉरिटी से जो आती है उसकी शादी पर उसको गिफ्ट के तौर पर, एक जेस्चर के तौर पर दिया जाएगा, ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई, हायर एजुकेशन सरकार की मदद से परस्यू कर सके। पढ़ो प्रदेश की, विदेश जाकर आपको स्कॉलरशिप की स्कीम्स आपको मिल रही हैं माइनॉरिटीज को। इतनी सारी चीजें हुई हैं, बहुत है, उस्ताद भी है, नई रोशनी भी है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, चल रही हैं, बड़ी सफलता से चल रही हैं, और यही वजह है कि इस बार जहां पर निर्णायक थे मुसलमान, माइनॉरिटी, वहां पर भी भाजपा ने जीत ली है। और यही वजह है कि आगे भी हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा और मोदी सरकार मुसलमानों के साथ
साथ साथ पूरे देश के समर्थन में रहेगी और देश का विकास भी करेगी और मुसलमानों का भी विकास करेगी। ठीक है सहाय जी। जो मोदी जी ने किया जी, निखत ने बखूबी उसका बयान किया, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन देखिए मोदी जी अब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की ओर कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। अब तक 2 चुनावों में हमने देखा कि वो हिंदू हृदय सम्राट, देश उनको माना और उस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ। लेकिन अब भारत हृदय सम्राट जिस ओर वो अग्रसर होना चाहते हैं, वो किस खूबी से बनते हैं ये देखने की चीज़ है। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ देखनी है कि मुसलमान तब तक खौफ से जुदा नहीं हो सकता जब तक ये अपने पार्टी के आरएसएस के फ्रिंज एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। और ये कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मोदी जी जैसा ही मैन अगर इफ ही वंस ही गेट्स डिटरमिन्ड ही विल डू इट, ही कैन डू इट। और शायद इसलिए अमित शाह को लाया जा रहा है और होम मिनिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान की खुशनसीबी होगी। अब देखिए पहले क्या होता था, सपा बसपा के शासन में या कांग्रेस रूल में खौफ से तो बाहर निकल आए थे मुसलमान, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ किया तो नहीं। देखिए ना, यहाँ फर्क है। आप जैसा निखत कह रही हैं कि ये सरकार मुसलमानों के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी खौफ में है। तो दैट इज द चैलेंज। कि इस चैलेंज से, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में कहा कि हिंदू हृदय सम्राट से निकलकर अब भारत हृदय सम्राट बने, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें। और यदि ऐसा करते हैं तो मुझे भरोसा है ऊपर वाला इन पे बहुत इनायत बरसाएंगे। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी और हज में हमारा कोटा बढ़ा है इनके रिजीम के अंदर। और इस वक्त हम दुनिया में नंबर 2 के ऊपर हैं, जहां से सबसे ज्यादा हारी जाते हैं। ठीक है मौलाना साहब, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम कहाँ है, परसेप्शन पे। और फ्रिंज एलिमेंट्स के कारण प्रॉब्लम होती है। अभी गुड़गांव में क्या हुआ, आपके भी तो विपक्षी हैं। वही तो मैं कह रही थी कि उन्होंने तो राजनीति डर और नफरत के अस्तित्व पर खड़ी करी है। गुड़गांव में कहाँ से विपक्षी आ गए? गुड़गांव में तो आप मुझे बताइए, ध्रुव त्यागी। देखिए यहाँ पर वो बात मत करिए जिससे दंगे भड़के। तो ध्रुव त्यागी की बात आप नहीं करेंगे जिसको मुसलमानों ने पीट दिया और मार दिया क्योंकि वो अपनी बच्ची को बचा रहा था, क्योंकि उसकी बच्ची को छेड़ा जा रहा था। यही दिक्कत है कि आप लोग जब किसी मुसलमान पर हमला होता है तो आप भाजपा पर सवाल उठाते हैं, वहीं किसी हिंदू पर मुसलमान अगर हमला कर दे तो आप सवाल नहीं उठाते। ये सोच की बात है। कोई सरकार इसको बढ़ावा नहीं देती। मैं मानती हूँ कोई पार्टी भी इसे बढ़ावा नहीं देती, चाहे वो कांग्रेस ही हो। मेरा मानना है ये आपकी और मेरी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। देखा, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं ना, आप भी उसी तरह की फिर सियासत कर रही हैं। मैं कह रही हूँ कांग्रेस पे भी सवाल नहीं उठाती मैं। आप जिस बुशरा जी, मैं कह रही हूँ किसी पार्टी पर सवाल उठाना गलत है। तनकीद कर रही हैं, आप भी उसी पर सवाल उठा रही हैं। बुशरा जी प्लीज बताइए। आप जिस तरह से कह रही हैं कि इस पर सवाल उठाया जाता है और उस पर सवाल नहीं उठाया जाता है, तो ये भी एक तरह से बांटने की बात है। ये हमें सोचना है, ये किसी पार्टी ने नहीं उठाया। ये किसी भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी किसी समाज को लेकर, किसी जाति धर्म को लेकर अगर सवाल उठा रही है तो वो गलत है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस ने कराया तो मैं गलत हूँ, अगर मैं कहूँ भाजपा ने कराया तो भी गलत है। वो गलत है। इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये भी तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये डर भय जो है आखिर दिलों में है क्यों। ये भी तो सोचने वाली बात है। एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करा गया है। देखें कि अगर ऐसा नहीं होता, निखत आप देखें ऐसा नहीं होता तो सेंट्रल हॉल से वजीर आजम जब वो खिताब कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया और उसके बाद ही तो उन्होंने कहा कि इस फॉल्स नैरेटिव है। उन्होंने ये कहा एक फॉल्स नैरेटिव विपक्षियों ने सेट करा है जिसको हमें तोड़ने की जरूरत है। आप मुझे बताइए 5 साल में क्या आप कभी घबराई कि आपको भाजपा आकर परेशान करेंगे? ये सब झूठ है। आप मुझे बताइए कांग्रेस की सरकार में इतने साधु संतों को रातों रात मरवा दिया गया था ना। आप उस बात को भूलेंगे ना। मैं जब बीफ बैन नहीं किया था इंदिरा गांधी जी ने, क्या आज हिंदू डरते हैं कांग्रेस पार्टी से? ये सब एक झूठ है, एक फॉल्स नैरेटिव है जो क्रिएट कर दिया जाता है। और भली भांति कांग्रेस पार्टी है कि आप भी एक आंख बंद करके एक तरफ ही देखना चाहते हैं, वो भी एक आंख बंद करके दूसरी आंख देखना चाहते हैं। ऐसा ही है। ऐसा अगर होता तो हिंदुस्तान की जनता दोबारा बहुमत से
मोदी जी सब को जगह ना ऐसा जिताते। ही है, सब जगह ऐसा ही, सबको एक आंख बंद करके दूसरी आंख को से देखना ही अच्छा लगता है, और उस अपने सवाल फायदे का के जवाब हिसाब से जनता ने 23 मई को दिया फायदे है। के हिसाब से देखना अच्छा लगता है। चलिए, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि कैबिनेट की, और बेहतर होगा हम उसी पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करें। अंबिकानंद साय जी को जाना भी है। बहुत शुक्रिया साय जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अब मैं विशाल जी आपसे ही जानना चाहती हूँ कि फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अभी भी पीएमओ में जो है वो मीटिंग जो है वो वहां पर चल रही है, अभी भी चर्चा हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि कई ऐसे नाम हो सकते हैं जिनको लेकर इत्तेफाक राय नहीं बन पा रही हो या बनाने की कोशिश की जा रही हो? कुछ लोग हो सकता है कि जिद पर भी अड़े हों। नहीं बुसा जी, ऐसा है कि अब ये ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम पहले से ही तय है। अब जो कुछ भी चल रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें एक फाइनल स्टेज में आ चुकी होंगी, किसको बनाना है, किसको क्या दिया जाना है। ये सारी चीजें जो कल से मैराथन मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री जी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी के बीच में, लगभग फाइनल हो चुकी होंगी। अब एक फॉर्मेलिटी का दौर चल रहा होगा कि हाँ, आपस में चीज़ों को किस तरीके से फाइनल शेप में दिया जाए। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव या कोई व्यक्तिगत कारणों से वहाँ पर चर्चा चल रही होगी। सभी दलों को बुलाया गया है और सांसदों को भी बुलाया गया है, और खासतौर से उन लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास पर चाय के लिए बुलाया गया है जिनके नाम लगभग फाइनल हो गए हैं। फाइनल लिस्ट क्या होगी अनडाउटेडली कि ये तो अभी बाहर आएगा नहीं, ये तो हमको 7 बजे ही पता चलेगा कि किसको किसको शपथ दिलाया जा रहा है। लेकिन जो कमोवेश सुबह से चर्चाएं हैं, गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है उसमें, गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। हाँ, गिरिराज सिंह का भी नाम उसमें शामिल है, जैसा कि न्यूज में आ रहा था। तो ये सब जो मीडिया द्वारा जो न्यूज सामने लाया गया है उससे लगभग जो चीजें तय है, लगभग मोर और लेस सभी चैनलों पर वही बताया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा ये कह पाना अभी संभव नहीं है कि किसका नाम काटा जा रहा होगा और किसका अब ऐड किया गया होगा। सारी चीजें लगभग तय हो गई होंगी, क्योंकि एक पूर्ण प्रक्रिया होती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप अचानक से टाइम 5 बजे बैठेंगे और तय करेंगे कि जो है किसको कौन सा मंत्री पद दिया जाना है। लेकिन देखें कि पिछली बार सार्क जो कंट्रीज थी उनको बुलाया गया था, इस बार बिम्स्टेक जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, और ऐसे में शेख हसीना जो है वो शामिल नहीं हो पा रही है, उनकी कुछ जाती वजूहात है। लेकिन हमने देखा कि लोगों को लग रहा था कि शायद जिस तरह से इमरान खान को पिछली बार जिस तरह से नवाज शरीफ आए थे, हो सकता है इस बार इमरान खान को बुलाया जाए, लेकिन वो उनको उस तरह का इनविटेशन नहीं दिया गया है, और ये रीजन दिया गया कि भाई बिम्स्टेक ममालिक को जो है वो बुलाया गया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक नई शुरुआत के तौर पर ऐसा किया जा सकता था? ये भी एक मैसेज दिया जा सकता था कि जिस तरह से तमाम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात की है कि हम पड़ोसियों को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और एक मैसेज के लिए इमरान खान को बुलाया जा सकता था। बुशरा जी, आप ये बात कह रही हैं, पुलवामा के बाद हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इसको लेकर, इस बात को लेकर ये नहीं कहेगा कि इमरान खान को बुलाया जाए। मुलाकात की थी ना सुषमा स्वराज ने हर इलेक्शन के फौरन बाद। हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज को एक सलीके से किया जाता है। मेरा नहीं मानना कि मैं इमरान खान जैसे व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, पुलवामा जैसा इतना बड़ा हमला करवाया और उसके बाद हम ही पर वो आरोप लगा दिया, उन जैसे व्यक्ति को या उस देश में ऐसे किसी व्यक्ति को आगे आने वाले वक्त में आगे आने वाले किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। आगे आने वाले वक्त में अगर कभी भी हमें लगता है कि जो बिल्कुल भी, मुझे तो उम्मीद है ही नहीं, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताऊं तो मुझे पाकिस्तान से अब कोई उम्मीद नहीं है, पर अगर ऐसा लगता है कि इमरान खान या पाकिस्तान वो स्टेप्स ले रहा है जहां पर पीस फॉर्मेशन होने की तैयारी है, या कुछ उनकी तरफ से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा, पढ़ता जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। पर अभी ये वक्त नहीं है इमरान खान को या पाकिस्तान से दोस्ती निभाने। लेकिन उन्होंने मुबारकबाद पेश की वजीर आजम को, उसके बाद वजीर आजम ने उन्हें थैंक यू और ये सब कहा। वो फॉर्मेलिटी है। प्रधानमंत्री के पद पे अगर उन्हें कोई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो, उन्हें अगर कोई मुबारकबाद दे रहा है तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे धन्यवाद किया। हमें लगता है कि ऐसे कोई भी सोशल मीडिया पर आकर करेगा अगर मुबारकबाद तो हम भी बोलेंगे धन्यवाद, पर ये दोस्ती की हम पहल करें, हमने बहुत पहल करी है बुशरा जी, वो इंसाफ हमें दोस्ती का नहीं मिला, और उस इंसाफ का अगर हम वेट करेंगे तो तब होगा जब इमरान खान या पाकिस्तान वाकई सुधरेगा और अपनी कुछ ऐसी स्थिति हमें दिखाएगा कि वाकई वो दोस्ती निभाने लायक बन गया। विशाल जी, फिर मैं अब देखिए बुशरा जी, जो भी आपने जो बात कही कि इमरान खान जी ने उनको बधाई दी, उन्होंने धन्यवाद अर्पित किया, साथ ही साथ उन्होंने उनसे स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करना होगा, आपस में नेबरहुड में अगर रहना है तो शांति से चीजों को आगे कैरी ऑन करना होगा। दैट वाज अ गुड जेस्चर बाय एनी वेल इलेक्टेड रिपब्लिक जो है रिपब्लिक भारत से, कि इस
धन्यवाद के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी कन्वे किया। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बुसा जी ये बात कहना चाहूँगा कि अनडाउटेडली जो पिछली सरकार रही है उसमें भारत का विदेशी जो ग्लोबल इम्पैक्ट है जी, वो अनडाउटेडली बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो आज सार्क कंट्री के देशों को नहीं बुलाया गया है, बिम्स्टेक को बुलाया गया है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फोकस वाज ऑन द इनिशिएटिव ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो चीजों को कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी इम्पैक्ट है, जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रखी गई है और इसको दुनिया ने लोहा माना है। और जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा, असद मजूर जो है का नाम जो फाइनल हुआ, जो चाइना नहीं कर रहा था, वो इंडिया का ही प्रेशर था जो कि यूएस के थ्रू डलवाया गया और अंत में जो है मसूद अजहर का नाम ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में फाइनल हुआ। दैट वाज वन ऑफ द हिस्टोरिकल विक्ट्री फॉर द इंडियन डिप्लोमेसी, फॉरेन डिप्लोमेसी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की फॉरेन छवि बहुत ही मजबूत रूप में उभरी है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है पिछली सरकार की। जी, आपको क्या लगता है बाबर साहब की बिम्स्टेक ममालिक को इस बार बुलाया गया है, पिछली बार सार्क ममालिक को बुलाया गया था, एक तरह से अपना दबदबा इन ममालिक में और एक लीडर की तरह आने के लिए क्या आपको लगता है कि ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई हमारे जो पड़ोसी कंट्री है खासतौर पर उनको कि भाई कोई भी अगर दुश्वारी आती है, कुछ भी आते हैं, तो भारत अब इतना मजबूत है कि आपकी हर तरह की हर मदद करने के लिए तैयार है और दूसरी कंट्रीज को भी इसी से जो है वो मैसेज दिया गया है। देखिए, इस बार बेशक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो होने वाले हैं वो एक मैसेज पड़ोसी देशों को भी दे रहे हैं और साथ साथ मुल्क को भी दे रहे हैं, मुल्क के 120 करोड़ लोगों को दे रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी और किस तरीके से वो इस देश की सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को और एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं उसको किस तरीके से मीट आउट करेंगे। और जहाँ तक अभी बात हुई पाकिस्तान के इमरान खान साहब के मुबारकबाद देने का, तो वो क्लियर कट है कि एक जब इतना बड़ा देश है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी होती थी कि वो यहाँ के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दें और हमारी जो हमारे संस्कार हैं और जो हमारी सांस्कृतिक वो है वो इस बात के लिए हमको जो है वो जो भी यानी कि मुबारकबाद देगा तो हमें वेलकम करना पड़ता है। और बड़ी चीज़ ये है कि एक लाइन आप समझ लिए कि पीस इज़ द प्री कंडीशन फॉर एनी डेवलपमेंट। तो हिंदुस्तान की, और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेशनगोई कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो पाकिस्तान का मसला है वो मुझे लगता ये है कि डिप्लोमेसी के साथ और ये सरकार अपनी दूरअंदेशी के साथ, पीस के साथ जो है इस मसले को सुलझाएगी और अमन कायम होगा और मुल्क में जो भी थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स को का खात्मा होगा। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ यह है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि आज हलफबरदारी तकरीब हो जाएगी और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी वजीर आजम बाज़ाब्ता तौर पर बन जाएंगे, कैबिनेट का भी हलफ हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि हमें डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में कौन कौन चेहरे आ रहे हैं, कौन किसके पास जिम्मेदारी होगी, वो सब आज पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारा चैनल जो है वो मुसलमान देखते हैं और हम उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि एक चैनल के तौर पर उनकी नुमाइंदगी करते हैं, मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसे जिम्मेदार शख्स या फिर और आप जैसे जितने भी मुस्लिम तबके में जो अलग अलग शख्स हैं, क्या शख्सियात हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनको अब सामने आकर खासतौर पे मुसलमानों के दिलों में जो डर है उसे अब निकालने की जरूरत है? उन्हें अब ये कहने की जरूरत है कि भाई ये मुल्क सबका है और अब जिस तरह की बात वजीर आजम ने कही है उसके बाद आप कम से कम इंतजार तो करिए, या फिर क्योंकि 5 साल आपने देख लिया, आपने तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की बातें वजीर आजम के लिए कही, लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? नहीं, आप जैसा कह रही हैं, मैंने बताया कि माइनॉरिटी के साथ अगर ग्राउंड पे आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन स्कीम्स और पॉलिसीज में नहीं हुआ। उनको जो बजट्स थे उसके अंदर बेपनाह जो है वो यानी कि इंक्रीमेंट्स हुए, हर जगह के ऊपर उनको प्रेफरेंस दिए गए और ये कोशिश सरकार की रही कि किस तरीके से मुसलमानों को मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाए। अब सवाल जो बात है वो खौफ हरास को ख़त्म करने का, तो ये सिर्फ मेरे कहने से या मुस्लिम लीडर्स के आने से ये सिर्फ नहीं होगा। ये ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है जितनी ताकत के साथ जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए। जाहिर सी बात है मुसलमान पूरे हिंदुस्तान का चाहता है कि मुल्क में अमन रहे और हमारे तालीमी मामलात, हमारे माशी मामलात, हमारे रोजगार के मामलात ये सब एड्रेस हों और हम चाहते हैं कि हम अमन के साथ रहें और अमन को बहाल करने में जो भी रोल हो सकता है वो हम हुकूमत के साथ भी हैं और यहाँ के अवाम के साथ भी हैं, मेजॉरिटी के साथ भी हैं। हम चाहते हैं वो गंगा जमनी तहजीब जिसके लिए ये मुल्क जाना जाता है पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर उस गंगा जमनी तहजीब की सिलहुटी परछाई, उसका अक्स जरूर दिखाई दे, और उसमें वो तभी होगा जब दोनों यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ दोनों सामने आएंगे और हाथ से हाथ मिला के और दिल से दिल मिला के आगे बढ़ेंगे। लेकिन किस तरह से कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने वही कहा कि कल तो आने वाला है, उससे पहले कितनी कोशिशें करी गई वो भी कई लोगों ने नजरअंदाज करी हैं। मुझे लगता है आने वाले कल में अगर हम बात करें कि मोदी जी अब जिस तरह से उन्होंने विश्वास, कई मुसलमानों का विश्वास जीता भी है, तभी कई जगह जहां पे निर्णायक थे मुसलमान वहां पर हमने सीट हासिल करी भी है, और यही तरीका रहेगा आने वाले कल में भी कि आगे भी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्णता दी जाएगी, महिला सुरक्षा को बहुत दी जाएगी, और माइनॉरिटी के लिए खास करके जैसे उन्होंने कहा भी कि विश्वास जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो योजनाएं बनाई जाएंगी जहां पर मुसलमान उसका लाभ उठा सके। उसके बाद सर्वोपरि विकास बहुत जरूरी है, जिसका जो लाभ होता है वो सबको मिलता है। जैसे कि उज्ज्वला योजना, उसका लाभ हिंदू मुसलमान देखकर नहीं दिया गया। अगर रोड्स बने तो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं बनाए गए, अगर टॉयलेट्स बने तो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं बनाए गए। तो ये सब भी बहुत जरूरी है। अब हमें अपना जो मुसलमान भाई बहन है, जो माइनॉरिटीज हैं, उन्हें भी अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उन्हें भी देखना पड़ेगा कि फॉल्स नैरेटिव कौन सेट कर रहा है और एक्चुअल में विकास कहां से हो रहा है। अगर विकास हो रहा है, मैं तो डंके की चोट पे आपके चैनल से कह रही हूं ऑन रिकॉर्ड, अगर विकास हो रहा है तो मोदी जी का समर्थन करिए, वरना मत करिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। ठीक है, तो फिलहाल अब ये देखना होगा आपसे कुछ ही देर के बाद, 2 घंटे का तकरीबन वक्त बचा है, जब ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो शामिल होने जा रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारी तस्वीर जो है फिर भी साफ हो गई, लेकिन हम अपनी जुबान से नहीं कहेंगे, इंतजार करना होगा।